गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 6 जिसका नाम है न्यायपालिका जुडिशरी उसके सेकंड यूनिट के बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट यूनिट में हमने सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन और उसका मेन पावर या जुरिडिक्शन के बारे में आपको बताया था। आज बेटा हम आपको बताएंगे कि न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर आपको एक लेख लिखना है जिसमें आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो आज हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में एक लेख तैयार करेंगे और उसे अपने विचारों में आपको बताएंगे कि जो न्यायपालिका है, जो सरकार का तीसरा और इम्पोर्टेंट अंग है, वो किस तरह से सरकार के दो अंगों विधान पालिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है। तो सबसे पहले बेटा न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें कार्यपालिका अथवा विधायिका न्यायाधीशों के निर्णय को प्रभावित अथवा दुष्प्रभावित न कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि न्यायाधीश अपने निर्णय बिना डर के और निष्पक्ष रूप से देने की स्थिति में हो और उन्हें कोई प्रभावित कर सकने की स्थिति में न हो। यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता अपने शब्दों में हम व्यक्त करेंगे कि यह जो सरकार का अंग है, यह अपने मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष है और इस पर किसी भी अंग का कोई प्रभाव या दबाव नहीं है। फिर बात आती है बेटा कि न्यायपालिका वो मेन वजह क्या है जिसकी वजह से अपने मामलों में पूरी तरह क्या है, निष्पक्ष है। तो हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ आपको बताया कि सरकार के दोनों अंगों से पूरी तरह से क्या है, बेफिक्र होकर अपना स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। अब बात आती है न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि न्यायपालिका से जुड़े हुए जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी अपॉइंटमेंट की वजह से भी यह अपने मामले में पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अधीन प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के उन न्यायाधीशों की सलाह करके जिन्हें वह सलाह लेने के लिए उपयुक्त समझता है, करता है। यानी कि जिसमें न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, प्रेसिडेंट उसके मामले में दूसरे जजों से भी सलाह मशुरा करता है। ये जज कौन से हैं? जिनकी समय समय पर राष्ट्रपति सलाह लेता है। और उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अंडर में जो और जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति चीफ जस्टिस की एडवाइस पर करता है। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में जनता अथवा विधायिका का कोई भूमिका नहीं है। यद्यपि संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से सलाह अवश्य करता है, लेकिन वह न्यायाधीशों की सलाह की आमतौर पर उपेक्षा नहीं कर पाता। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका अधिक प्रभावी है, न कि कार्यपालिका और विधायिका। यानी कि बेटा जब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर लेख तैयार करते हैं तो उसमें मेन रोल किसका है? जो न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट का है। इसमें जनता का रोल नहीं है, कार्यपालिका या विधान पालिका का भी नहीं है। इसमें मेन रोल न्यायपालिका के ही लोगों का है। तो इसलिए भी यह अंग निष्पक्ष है, स्पष्ट है और सरकार के दो अन्य अंगों से स्वतंत्र है। यानी कि न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट से पता चलता है कि न्यायपालिका किस तरह अपने कार्य में सक्षम है, किस तरह दूसरे अंगों का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। फिर बेटा
न्यायाधीशों की योग्यता, यानी कि अपॉइंटमेंट के बाद न्यायाधीशों की योग्यता से भी प्रतीत होता है कि यह निष्पक्ष है, स्वतंत्र है। संविधान में ही न्यायाधीशों की योग्यता निर्धारित की गई है, यानी कि जो भी न्यायाधीश बनाया जाएगा उसके लिए क्वालिफिकेशन है और जो इनकी कसौटी पर खरा उतरेगा उसी को बनाया जाएगा, ताकि केवल अनुभवी विधि विशेषज्ञ या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जा सके और सरकार मनमाने राजनीतिक आधार पर किसी को भी न्यायाधीश नियुक्त न कर सके। यानी कि सरकार या सरकार का मंत्रिमंडल न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता। इसमें संविधान में योग्यताएं दी गई हैं और जो इन योग्यताओं की कसौटी पर खरा उतरता है संविधान उसी को न्यायाधीश बनाता है। एक उच्च कोटि के विद्वान से सदैव यह आशा की जाती है कि वह अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक और निर्भय होकर करे, उसे कोई सरकार प्रभावित नहीं कर सकती। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता में जो मेन चीज़ बताई गई है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, फिर न्यायाधीशों की योग्यता है, फिर बात आती है बेटा लंबी अवधि की, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कार्य अवधि लंबी रखी गई है, जबकि सामान्य सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इनकी लंबी अवधि भी इस बात का प्रतीक है कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। वह किसी के दबाव में या किसी के कहने पर या किसी की सिफारिश पर कोई कार्य नहीं करेगा। अगला फिर पद की सुरक्षा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के पदों की सुरक्षा प्रदान की गई है, यानी कि उन्हें प्रोटेक्शन दी गई है संविधान द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी जटिल पद्धति से ही हटाया जा सकता है। बेटा महाभियोग इम्पीचमेंट या तो प्रेसिडेंट पर लगता है या चीफ इलेक्शन कमीशन पर या इलेक्शन कमीशन के व्यक्तियों पर या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर। तो इनके पद की सुरक्षा भी दी जाती है और इनको किसी आसान तरीके से हटाया नहीं जा सकता, यानी कि बड़ी लंबी प्रक्रिया है महाभियोग। और महाभियोग के द्वारा आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया नहीं गया है। महाभियोग लगा जरूर है लेकिन यह प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई है किसी के प्रति भी। यानी कि बेटा इसके लिए न्यायाधीश के विरुद्ध भ्रष्टाचार अथवा अयोग्यता का आरोप स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच पड़ताल द्वारा सिद्ध करना होता है और उसके बाद संसद के दोनों सदन अपने सदन के कुल सदस्यों के बहुमत उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। तो न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा। यदि संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तब। महाभियोग की इस प्रक्रिया की जटिलता का ज्ञान इसी तथ्य से हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग संबंधी आरोप पत्र 1990 में 101 सांसदों ने दिया था, जिस पर अब तक विवाद चल रहा है और महाभियोग संबंधी प्रक्रिया शुरू भी नहीं हो पाई। यानी कि बेटा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है संविधान के नियमों में कि आसानी से उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। इसलिए भी न्यायपालिका अपने मामले में पूरी तरह क्या है, सुरक्षित है। फिर बेटा वेतन और भत्तों के आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को इतनी सुविधा दी गई है कि वो किसी भी प्रकार के लोभ या प्रलोभन में नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट ही उन्हें इतनी सैलरी देती है कि वो किसी भी प्रकार का लोभ या किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। संविधान में ही न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों की सुरक्षा की गई है।
यानी कि ये बात संविधान में लिखी जा चुकी है कि कितना वेतन भत्ता उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। संसद न्यायपालिकाओं के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन व भत्तों में कटौती नहीं कर सकती, बढ़ा अवश्य सकती है। भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिस पर संसद की स्वीकृति मात्र औपचारिकता होती है। न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में केवल वित्तीय संकट के दौरान ही कटौती की जा सकती है। यानी कि इनको जो वेतन और सुविधाएं दी जाती हैं बेटा, वो संविधान के नियम में लिखा हुआ है। सरकार इनकी आय को काट नहीं सकती, बढ़ा सकती है। हाँ, कोई वित्तीय संकट उत्पन्न होता है तब इनकी सैलरी में कुछ कटौती की जा सकती है। यानी कि आर्थिक रूप से ये अपने आप में क्या है, पूरी तरह संपन्न है। फिर बात आती है बेटा वेतन और भत्तों की सुरक्षा के बाद कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है